हेलो स्टूडेंट, कल के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। इसमें 9 तरह से पढ़ना था हम लोगों को। 8 टाइप पढ़ चुके थे। लास्ट बचा था 9th वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और इसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने में लगभग आधा घंटा लगता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको बोलते हैं? इसे किसी को कोई प्लांट लगाना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि सीड उसके लिए यूज करता है। तो सीड के लिए सीड यूज करके अगर प्लांट प्रोड्यूस किया जा रहा है तो एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है सीड। तो वैसे मोड ऑफ प्लांट प्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर सीड के अलावा वेजिटेटिव पार्ट यूज कर रहे हैं प्लांट का या सोमैटिक पार्ट यूज कर रहे हैं तो ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट by using somatic part of plant like root, stem, leaf, etc. other than seed is called vegetative propagation. वही लिखे हैं, in vegetative propagation new plants are produced by somatic part like root, stem, leaf, etc. other than seed. सीड से नहीं प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे। तो ये रैपिड होगा। और वो स्ट्रक्चरल यूनिट जिसको हम लोग जमीन के अंदर लगाते हैं और उससे नया प्लांट बनाते हैं, इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो द स्ट्रक्चरल यूनिट विच इम्प्लॉइज ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन 2 तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कहने का मतलब तुम लोग भी देखे होगे घर में बहुत सारा ऐसा प्लांट का प्रोडक्ट है जो हम लोग घर में रखते हैं और उससे नया प्लांट आ जाता है, कुछ दिन बाद अपने से जर्मिनेट कर जाता है। जैसे आलू है, एक सीजन आता है ना जब आलू में से बड निकलने लगता है, फिर छोटा छोटा प्लांट निकलने लगता है, प्याज से आ जाता है, लहसुन से आ जाता है। तो अपने से जो आ रहा है, अपने से प्रोड्यूस हो रहा है नया प्लांट, इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। लेकिन अगर उसी को कोई गार्डनर अपने हिसाब से कट करके सीरीज में या कैसे भी ज़मीन में लगा के इकोनॉमिकल प्रोडक्शन करा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल में चीज़ सेम है, रूट, स्टेम, लीफ दोनों में यूज होगा। लेकिन यहाँ पे अपने आप हो रहा है तो इकोनॉमिकल प्रोडक्शन नहीं होता है। आलू जो है, एक आलू से कितना प्लांट निकला है, उसको ज़मीन में लगाओ तो एक ही प्लांट बनेगा, और उसे जितना स्टेम निकले उस हिसाब से आलू बनेगा। आलू जो है वो स्टेम है, सबको पता है। लेकिन आर्टिफिशियल में ये गार्डनर की मदद से होता है, और उसको आलू का ही टुकड़ा है तो आलू ही है तो उसको बहुत सारे टुकड़ा में काट के ज़मीन में लगाया जाता है, और एक आलू से बहुत सारा प्लांट बनाया जा सकता है। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस था, समझ में आया? नेचुरल में हम लोग देखेंगे रूट भी यूज कर सकते हैं, स्टेम भी यूज कर सकते हैं, और लीफ भी यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा बहुत हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ चुके हैं। और अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम, 3 तरह का स्टेम सब कोई पढ़े होंगे। सब यूनिट यूज होता है यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। लीफ में भी पढ़ेंगे, रूट में भी पढ़ेंगे। और आर्टिफिशियल 3 तरह का पढ़ेंगे हम लोग, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन में पहले ही बताए हैं कि इसमें रूट भी यूज कर सकते हैं हम लोग, स्टेम भी यूज कर सकते हैं, और लीफ भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थ्रू रूट। रूट के थ्रू अगर पढ़ेंगे तो सबको पता है कि बर्ड जो होता है वो एरियल पार्ट से आता है, या बोल सकते हैं शूट सिस्टम से आता है, स्टेम से या लीफ से। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनली किसी किसी प्लांट के रूट पे बर्ड आ जाता है। तो वो स्ट्रक्चर जो उसके ओरिजिनल प्लेस से ना आके कहीं और जगह से आता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस। तो बर्ड को आना चाहिए था शूट सिस्टम से, आया रूट से। तो किसी प्लांट में रूट पे एडवेंटिशियस बर्ड आ जाता है और उस बर्ड से नया प्लांट बन जाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू रूट। और किस किस प्लांट में होता है? तो स्वीट पोटैटो पता होगा तुम लोग को, रूट है, और पोटैटो क्या है? स्टेम है। तो स्वीट पोटैटो हो गया, डहलिया हो गया, एस्पैरेगस हो गया, इस सब के रूट से
एडवेंटिशियस बड निकलता है और उस बड से नया प्लांट बन जाता है। क्लियर हुआ? दूसरा है स्टेम के थ्रू देख रहे हैं हम लोग नेचुरली कैसे होता है। तो स्टेम 3 जगह पे पाया जाता है। कोई कोई स्टेम ज़मीन के अंदर पाया जाता है, ऐसे स्टेम को बोलते हैं हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम। कोई कोई सरफेस पे पाया जाता है अर्थ के, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब एरियल स्टेम, और जो सरफेस से ऊपर पाया जाता है उसको एरियल स्टेम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम का 4 मॉडिफिकेशन है जिसको मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया जा चुका है। पहला है राइजोम। राइजोम में सबको पता होगा कि अंडरग्राउंड जो स्टेम हो जाता है होता है वो स्वेल कर जाता है, स्वेलन हो गया ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, और हॉरिजेंटली ग्रो करता है बिलो द सॉइल, इस टाइप का। और इसके ऊपर नोड और इंटरनोड होता है, नोड और इंटरनोड होता है। इस नोड से हल्का हल्का रूट पतला पतला स्केली लीव्स आता है। और ये तुम लोग देखे होगे जिंजर, अदरक में, टर्मेरिक में बहुत सारे ऐसे ब्रांचिंग होता है और हॉरिजेंटली ग्रो करता है। तो राइजोम में क्या बोलेंगे हम लोग? डेफिनेशन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सब मॉर्फोलॉजी का चीज़ है, बस एग्जांपल याद रखना है। तो राइजोम में बोल सकते हैं हम लोग कि अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो हॉरिजेंटली ग्रो करता है बिलो द सॉइल और स्वेलन हो जाता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। और इसके ऊपर नोड और इंटरनोड होता है और नोड के ऊपर स्केली लिप्स पाया जाता है। एग्जाम्पल लिखे हैं जिंजर, टर्मेरिक, बनाना। जिंजर, टर्मेरिक, बनाना, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम का। दूसरा है कॉर्म। राइजोम जैसा ही है, लेकिन राइजोम में बोल रहे थे कि जो हॉरिजेंटली ग्रो कर रहा था ये वर्टिकली ग्रो करता है और नियरली स्फेरिकल जैसा हो जाएगा। ओल वगैरह जानते होगे सब तुम लोग, सूरन या ओल, तो इसमें भी होगा, स्वेल कर जाता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। इस पर भी नोड और इंटरनोड होता है और नोड के ऊपर स्केली लिप्स पाया जाता है। ऐसे ऐसे नोड होगा, बीच वाले को इंटरनोड बोलोगे और उस पर स्केली लिप्स होगा। इसका एग्जांपल हो गया कोलोकेसिया, एलोकेसिया, सैफरन। ये सब पता होगा तुम लोगों को, अरवी है, ओल है, सैफरन मतलब केसर हो गया। ये सब कॉर्म का एग्जांपल हो गया। एमॉर्फोफैलस है। नेक्स्ट है स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर में क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है, स्टेम, इसमें बहुत सारा ब्रांचिंग हो जाता है और इसका टिप स्वेल कर जाता है। इसका टिप स्वेल कर जाता है, यही तो आलू बन जाता है। तो यही है स्टेम ट्यूबर, यानी टिप ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम बिकम्स स्वेलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड के कारण से इसे फूल जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम ट्यूबर। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। इस पर देखे होगे तुम लोग, आइज होता है, आँख, वो एक्जिलरी बड का मॉडिफिकेशन है, वहीं से नया प्लांट निकलता है जब उसके लिए सुटेबल कंडीशन आएगा तो। नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब जो है स्टेम इसमें रिड्यूस्ड हो गया रहता है और छोटा सा डिस्क शेप का हो गया रहेगा और उसके ऊपर बहुत सारा फ्लेसी लीफ होता है, मोटा मोटा लीफ, फ्लेसी गुद्देदार, और उसके डिस्क शेप स्टेम के नीचे बहुत सारा रूट पाया जाता है। सब मॉर्फोलॉजी में बताया गया है, यहाँ पे उसको डेफिनेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। अनियन में देखे होंगे एक डिस्क शेप का होता है, उस पर बहुत सारा लीफ होता है। गार्लिक में देखे होंगे कली निकाल लो, बाद में सूखा हुआ छोटा सा जो बच जाता है गोल, जिसके नीचे रूट होता है, वही है डिस्क शेप, ये बल्ब। तो बल्ब का एग्जांपल हो गया अनियन एंड गार्लिक। तो ये हम लोग पढ़ें अंडरग्राउंड स्टेम 4 तरह का, राइजोम, कॉर्म, स्टेम ट्यूबर, बल्ब। राइजोम में एग्जांपल पढ़ें जिंजर, टर्मेरिक, बनाना, काना भी होता है लेकिन पूछा नहीं जाता है। कॉर्म में 4 एग्जांपल बताए थे, कोलोकेसिया, एलोकेसिया, सैफरन, जमीन कंद होता है, एमॉर्फोफैलस होता है। स्टेम ट्यूबर का एक एग्जांपल बताए हैं पोटैटो, और बल्ब का एग्जांपल बताए हैं अनियन एंड गार्लिक। सबका मॉडिफिकेशन भी समझ में आ गया। रूट ही था, सॉरी स्टेम ही था जो कि ज़मीन के अंदर था और ग्रोथ अलग अलग हुआ। इस सब में देखें स्टोरेज ऑफ फूड जरूर हुआ था और सब स्वेल कर गया था। तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड जनरली होता है किसके लिए? 2 काम करता है, स्टोरेज ऑफ फूड भी करता है और साथ साथ में नया प्लांट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए बोल सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी मदद करता है। दूसरा है सब एरियल स्टेम। ये सब एरियल स्टेम ज़मीन पे रहता है। फिर बता दे रहे हैं, हम तो ऐसे बता दे रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। मॉर्फोलॉजी में कॉपी देखोगे सब लिखाया गया। स्टेम ट्यूबर में, सॉरी सब एरियल स्टेम में हम लोग 4 तरह का मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे।
रनर, स्टोलन, सक्कर, ऑफसेट। रनर देखते हैं। रनर में क्या हुआ कि ज़मीन के ऊपर ऐसे ये स्टेम पड़ा रहता है, हर जगह ये गांठ है, 1 2 यहाँ पे 3 मान ले रहे हैं, तो ये नोड हो गया। 2 नोड के बीच की दूरी को हम लोग बोल रहे हैं इंटर नोड। इस नोड के हर एक नोड से नीचे में रूट आ जाता है और ऊपर में ऐसे लीफ आ जाता है। ये तो स्टेम है ही, नीचे में रूट, ऊपर में लीफ। ऐसा इमेजिन करो, कुछ देखे होगे, दूब ग्रास देखे होगे ऐसे, तो इसका एग्जांपल हो गया साइनेडोन या दूब ग्रास, उसी का साइंटिफिक नेम, और अक्जेलिस। तो साइनेडोन और अक्जेलिस किसका एग्जांपल हो गया? रनर का। रनर में हम लोग देखे थे कि हॉरिजेंटली पड़ा हुआ था सॉइल के ऊपर प्लांट का स्टेम, और उसके हर एक नोड पे नीचे में रूट और ऊपर में लीफ आ जाता है हर एक जगह। दूसरा स्टोलन, सेम कंडीशन है, ये नोड है, नीचे रूट, ऊपर लीफ। ये नोड है, नीचे रूट, ऊपर लीफ, लेकिन ये हॉरिजेंटली ऐसे नहीं पड़ा हुआ, ये ऐसे आर्क बनाता है, ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे। तो ऐसे मॉडिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं स्टोलन। स्ट्रॉबेरी है, जैस्मिन है, मिंट है, ये सब तुम लोग पढ़े होगे। शक्कर देखते हैं। शक्कर में क्या होता है? कंडीशन वही है, नोड, इंटर नोड, हर एक नोड से नीचे में रूट, ऊपर में लीफ, लेकिन ये जो आर्क ऊपर से बन रहा था वो नीचे से ऐसे बना, एकदम हॉरिजेंटली है। रनर ऊपर से बना, स्टोलन नीचे से बना, शक्कर। शक्कर का एग्जांपल लिखा है पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। कोई दिक्कत? चौथा है ऑफसेट। ऑफसेट एक्वेटिक प्लांट है। इसमें क्या होता है, पानी के ऊपर ऐसे स्टेम पड़ा हुआ है, नोड है, इंटर नोड है, हर एक नोड से ब्लैक कलर का लंबा लंबा रूट आएगा और यहाँ पे लीफ आएगा। तुम लोग इकॉर्निया जानते होगे, वाटर हायसिंथ, जलकुंभी, पानी के ऊपर तैरता है, ग्रीन कलर का एक प्लांट। देखोगे उसका रूट नीचे में ब्लैक कलर का होता है, ऊपर में लीफ होता है, और उसके लीफ में उसका पेटियोल जो होता है वो स्पॉन्जी होता है, ऐसे गुद्दा, इसके कारण से वो तैरते रहता है, बायंसी प्रोवाइड करता है। तो ऑफसेट का एग्जांपल हो गया पिस्टिया और इकॉर्निया या वाटर हायसिंथ। इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, सब बताया गया क्यों बोलते हैं। तो हम लोग स्टेम में 2 तरह का मॉडिफिकेशन पढ़े, जो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए यूज हो रहा था, अंडरग्राउंड स्टेम एंड सब एरियल। एरियल स्टेम जनरली बहुत कम ही नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपागेट करता है, हाँ आर्टिफिशियली होता है, हम लोग पढ़ेंगे। तो एरियल स्टेम में बस एक एग्जांपल लिख लो, अपुंसिया। तो 2 हम लोग पढ़ लिए, एक रूट के थ्रू और दूसरा स्टेम के थ्रू। यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं एक हम लोग, तीसरा लीफ के थ्रू। तो लीफ के थ्रू 2-3 प्लांट देखे होगे तुम लोग, अपने यहाँ भी होता है एक प्लांट ब्रायोफाइलम, जरूर देखे होगे। ये 3 प्लांट है जिसमें लीफ से ही नया प्लांट बन जाता है नेचुरली। ब्रायोफाइलम का प्लांट अगर देखोगे तो उसके लीफ के ऊपर छोटा छोटा प्लांट निकला रहता है, नीचे रूट दिखता है, वही टूटेगा, नया प्लांट में डेवलप कर जाएगा। तो ब्रायोफाइलम हो गया, बिगोनिया हो गया, कैलेंचो जो है, इसमें जो लीफ ब्लेड होता है या लेमिना, यही मॉडिफाइड करके नया प्लांट बना लेता है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड देन ये लीफ। आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग अभी पढ़े थे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें रूट के थ्रू भी पढ़े, स्टेम के थ्रू भी पढ़े और लीफ के थ्रू भी पढ़े। तो दूसरा सेक्शन है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। पहले ही समझाए हम कि आर्टिफिशियल मेथड में गार्डनर सब अपने हिसाब से स्टेम, रूट या लीफ को लेकर इकोनॉमिकल प्रोडक्शन कराते हैं, इसलिए उसको हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं, ज़रूरत भी नहीं है लिखने का हॉर्टिकल्चर में, कि इन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन गार्डनर्स employs various method for economical production like cutting, layering and grafting।
बाद में हम लोग लेयरिंग और ग्राफ्टिंग को पढ़ेंगे, पहले कटिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कटिंग में क्या होता है। कटिंग में कोई पार्ट ले सकते हैं, या तो रूट ले लो, या स्टेम, या लीफ, किसी पार्ट को ले लो। इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोपेग्यूल। इसको ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है। जब सुटेबल कंडीशन आता है तो यहाँ से रूट निकलेगा और लीफ निकलेगा और ये नए प्लांट में डेवलप कर जाएगा। तो कटिंग के लिए खुद सोच के बताओ कि फेवरेबल सीजन कौन सा होगा। किस सीजन में कोई प्लांट बहुत जल्दी उग जाता है? तो रेनी सीजन, बरसात के सीजन। तो फॉर कटिंग फेवरेबल सीजन क्या हो गया? रेनी सीजन। अब कटिंग में हम लोग रूट भी यूज कर सकते हैं, स्टेम भी यूज कर सकते हैं और लीफ भी यूज कर सकते हैं। जैसे रूट कटिंग में रूट तुम लोग लगाए होगे, सब नींबू का रूट लगाया जाता है, टेमेरिंड है, इमली है, प्राइम रोज है। स्टेम कटिंग में जनरली तुम लोग शुगर केन का खेती देखे होगे, रोज़, चाइना रोज, ये सब है। और लीफ कटिंग में महोनिया, ब्लैकबेरी और रबड़ यूज किया जाता है। रबर प्लांट देखे होगे सब, उसका पौधा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टेम कटिंग तुम लोग भी फील किए होगे कि अगर कोई शुगर केन का खेती देखे होगे तो शुगर केन में जो गन्ना का स्टेम होता है उसको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया जाता है और देखा जाता है कि हर एक टुकड़े में आइज है कि नहीं। आइज है तो ठीक है, नहीं है तो उसको हटा दिया जाता है। फिर उसको एक केमिकल में डुबोया जाता है। वो केमिकल एक्चुअली आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होता है, IBA, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, and NaA, naphthalene acetic acid, are generally used for early rooting। जल्दी रूट निकल जाए उससे, इसके लिए कुछ कुछ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज किया जाता है, IBA और Na। तो ये जो केमिकल होता है यही होता है, उसमें डुबो के फिर खेत में डाला जाता है उस गन्ने के टुकड़ा को, ताकि रूट उससे जल्दी आ जाए अर्ली रूटिंग के लिए। लीफ कटिंग, महोनिया, ब्लैकबेरी और रबर। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि पहले बुक में दिया जाता था, अब तो ये सिलेबस में बहुत कम कर दिया है, लेकिन बता दिया ऐसे ही। तो इतना ही बस एग्जाम्पल याद रखना है। तो हम लोग 3 तरह का पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। पहला कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग पढ़ ली हम लोग, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या? लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ठीक है। तो दूसरा आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन है लेयरिंग। पहला हम लोग पढ़े कटिंग, दूसरा है लेयरिंग। लेयरिंग में जनरली ये देखा जाता है कि उसी प्लांट में किया जाता है लेयरिंग जिसका स्टेम लॉन्ग हो और फ्लेक्सिबल हो। अब लेयरिंग 2 तरह का तो लिखे हैं यहाँ पे, इट अकर्स इन दोज प्लांट विच हैज़ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। अब लेयरिंग 2 तरह का, एयर लेयरिंग या इसी को हम लोग बोलते हैं गुट्टी, और दूसरा है ग्राउंड लेयरिंग या माउंट लेयरिंग। पहला पढ़ते हैं हम लोग एयर लेयरिंग या गुट्टी। वो फिगर से समझाए हैं कि इसमें क्या किया जाता है कि स्टेम के बार्क को हटा दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि इस कटे हुए पार्ट पे डैम्प या मॉइस्ट सॉइल को आके लपेट दिया जाता है। इसमें गोबर भी यूज किया जा सकता है और उसके ऊपर पॉलीथीन से टाइट कर देते हैं ताकि मॉइस्चर को क्या कर सके? कंजर्व कर सके। धीरे धीरे क्या होगा, कुछ दिन बाद यहाँ से रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये कुछ दिन बाद मैच्योर होने लगेगा, जब इसका कलर लीफ का चेंज होने लगेगा, तब यहाँ से कट करेंगे और इसको ज़मीन में ला के लगा देंगे, यानी इस स्टेम से नया प्लांट बन गया। ये हो गया एयर लेयरिंग, हवा में चूँकि किए इसीलिए बोल रहे हैं एयर लेयरिंग या गुट्टी। और इसमें जनरली किसका किसका किया जाता है? तो लेमन का किया जा सकता है, गुआवा का और चाइना रोज का। दूसरा है ग्राउंड लेयरिंग या माउंट लेयरिंग। इसमें क्या किया जाता है? स्टेम जब फ्लेक्सिबल होगा तो उसको झुकाया जाता है और उस स्टेम के कुछ हिस्से को ज़मीन के नीचे दबा दिया जाता है, लीफ बाहर आ गया। धीरे धीरे कुछ दिन बाद सॉइल में मॉइस्चर होता ही है, जिसके कारण से वो थोड़ा न्यूट्रिएंट्स उधर से भी एब्जॉर्ब करेगा, रूटिंग होने लगेगा और ये नया इंडिपेंडेंट प्लांट जैसा बिहेव करने लगेगा। जब नया प्लांट जैसा बिहेव करने लगे तो यहाँ से कट कर दो, नया प्लांट बन गया। तो ये था ग्राउंड लेयरिंग या माउंट लेयरिंग। जैस्मिन हो गया, स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी, इस सब में ग्राउंड लेयरिंग या माउंट लेयरिंग किया जाता है। तो हम लोग आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन में 2 पढ़ लिए। पहला पढ़े कटिंग और दूसरा पढ़े लेयरिंग। अब तीसरा पढ़ेंगे हम लोग ग्राफ्टिंग।
नेक्स्ट, तो थर्ड पार्ट है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन का ग्राफ्टिंग। सबसे ज़्यादा यूज होता है ग्राफ्टिंग, मोस्ट कॉमनली यूज। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है कि दो अलग अलग प्लांट के पार्ट को लिया जाता है, सेम स्पीसीज का हो। यह नहीं कि आम है जामुन में जोड़ देंगे तो कटहल बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आम है तो आम ही है, वैरायटी अलग अलग है। और इसमें क्या किया जाता है, दो प्लांट ऐसा लिया जाता है, एक का रूट सिस्टम अच्छा हो और दूसरे का शूट सिस्टम अच्छा हो, और इसके रूट सिस्टम में इसका शूट सिस्टम लाके जोड़ देते हैं, हो गया ग्राफ्टिंग, नया प्लांट बन गया। अब रूट सिस्टम भी अच्छा हो गया, शूट सिस्टम भी अच्छा हो गया, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो बोल सकते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग इज एन आर्ट, एक कला है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, दो डाइकॉट प्लांट इसलिए लेते हैं कि उसमें वेस्कुलर कैम्बियम होता है, और कैम्बियम के कारण से ये दोनों पार्ट जुड़ सकते हैं आसानी से। मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग नहीं होगा, लास्ट में लिखा भी दिया। तो ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग प्लांट के पार्ट को जोड़ा जाता है। प्लांट सेम स्पीसीज का होना चाहिए और डाइकॉट होना चाहिए, ताकि उसमें क्या रहे, वेस्कुलर कैम्बियम रहे ऑफ सेम स्पीसीज। ये जरूरी है, एक ही स्पीसीज का प्लांट होना चाहिए। तो देखो लिखे हैं, ग्राफ्टिंग इज एन आर्ट ऑफ ज्वाइनिंग टू पार्ट्स ऑफ डिफरेंट डाइकॉट प्लांट हैविंग वेस्कुलर कैम्बियम। और ये प्लांट कैसा होना चाहिए, सेम स्पीसीज का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं कि ग्राफ्टिंग में दो पार्ट ले रहे हैं, एक ऊपर वाला पार्ट और दूसरा नीचे वाला पार्ट। तो जनरली नीचे वाला पार्ट उस प्लांट का लेते हैं जिसका रूट सिस्टम अच्छा हो और ये जनरली डिजीज रेजिस्टेंट भी हो, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं स्टॉक, और ऊपर वाला पोर्शन जो शूट है ये जनरली उस प्लांट का लेते हैं जिसका अच्छा प्रोडक्ट है, फ्रूट है, फ्लावर है, ये सब है, यानी डिजायरेबल करेक्टर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट जिसका है। और ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग सियोन बोलते हैं। नीचे वाला को स्टॉक और ऊपर वाला को सियोन। स्टॉक रूट सिस्टम वाला होता है, सियोन शूट सिस्टम वाला होता है। स्टॉक का रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होना चाहिए और डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, जबकि सियोन का फ्लावर फ्रूट अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। अब जब ग्राफ्टिंग किया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे कैलस बनता है। कैलस बोलते हैं मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये डिवीजन कर करके इन दोनों पार्ट को जोड़ देता है। क्लियर? और फेवरेबल सीजन, अच्छा ये कैम्बियम डिफरेंशिएट कराता है, तो कैम्बियम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है स्प्रिंग सीजन में। तो खुद बताओ फेवरेबल सीजन कब होगा इसको ज्वाइन करने के लिए, तो स्प्रिंग सीजन। तो फेवरेबल सीजन फॉर ग्राफ्टिंग इज स्प्रिंग सीजन, ये भी याद रखना है। तो क्या क्या हम लोग पढ़े कि रूटेड सपोर्टिंग पार्ट जो है नीचे वाला पार्ट, उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, जबकि जो पार्ट ऊपर से ग्राफ्ट किया जाता है इसको हम लोग सियोन बोलते हैं। जनरली स्टॉक लिखे हैं, स्टॉक इज जनरली टेकन फ्रॉम दोज प्लांट विच हैज वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम and generally disease resistant, while Sion is the part of those plant which has desirable character of flower and fruits. ग्राफ्टिंग के दौरान सबसे पहले क्या बनता है, कैलस। कैलस किसको बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल के मास को जो पूरा डिवाइड कर रहा है। अनडिफरेंशिएटेड सेल पढ़े हो, डिवाइडिंग सेल को बोलते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल को। और फेवरेबल सीजन इसके लिए क्या हो गया, स्प्रिंग सीजन हुआ कटिंग के लिए, और ग्राफ्टिंग के लिए फेवरेबल सीजन क्या हो गया, रेनी सीजन हो गया कटिंग के लिए, और ग्राफ्टिंग के लिए हो गया स्प्रिंग सीजन। चलो, और लास्ट में बताए थे मोनोकॉट में ये ग्राफ्टिंग नहीं किया जा सकता है। उसका रीज़न क्या है कि ग्राफ्टिंग के लिए इसको जोड़ने के लिए कैम्बियम चाहिए। मोनोकॉट में कैम्बियम होता नहीं है क्योंकि उसका वेस्कुलर बंडल ओपन होता है, ये क्लोज होता है। चलो, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग कई तरह से होता है उसको हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग में कई तरह का तरीका है, वेज है। अब हम लोग ये 5-6 तरह का देखें ग्राफ्टिंग कैसे कैसे किया जा सकता है। अगर हम लोग स्टॉक और सियोन को दोनों को ऐसे स्लाइस के फॉर्म में तिरछा काटें और फिर ऐसे जोड़ दें, ऐसे ग्राफ्टिंग को बोलते हैं हम लोग स्लाइस ग्राफ्टिंग
या वीप ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्टिंग। देखो ऐसे काटे हुए हैं। अगर हम लोग स्टॉक और सियोन को ऐसे काटे, मान लो खूंटे जैसा, वेज जैसा, और उसका ऐसे आके वी शेप का पिट कर जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग या वी शेप ग्राफ्टिंग। अगर स्टॉक के साइड में होल क्रिएट कर दे ड्रिल करके और उसमें सियोन ऐसे डाल दे, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्लाइड ग्राफ्टिंग। अगर एक ही स्टॉक में ऊपर से ड्रिल करके बहुत सारे होल क्रिएट कर दें और सब में अलग अलग सियोन डाल दे कई तरह का, तो ऐसे ग्राफ्टिंग को बोलते हैं हम लोग क्राउन ग्राफ्टिंग। चौथा क्या है, क्राउन ग्राफ्टिंग। देखते हो कभी कभी कि एक ही गुलाब के पेड़ से बहुत सारे कलर का फ्लावर आ जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है, अलग अलग कलर वाला सियोन डाल देते हैं। नेक्स्ट है बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग में हम लोग सियोन की जगह क्या यूज कर रहे हैं, बड यूज कर रहे हैं। अप्रोच ग्राफ्टिंग, देखो ये हुआ प्लांट, देखो ये दाहिने वाला हाथ जो है, इसमें हम बता रहे हैं कि इसका रूट सिस्टम अच्छा है, शूट सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, और इस प्लांट का शूट सिस्टम अच्छा है और रूट सिस्टम अच्छा नहीं है। तो इसके बार्क को हटाएंगे, इसके भी बार्क को हटाएंगे, दोनों को मिला देंगे, गोबर मिट्टी वैसे ही इसको ढक के और पॉलीथीन से टाइट कर देंगे, छोड़ देंगे। धीरे 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 यहाँ पे कैलस प्रोड्यूस हो गया और दोनों प्लांट आपस में जुड़ जाएगा। फिर इसका रूट सिस्टम अच्छा था तो सूट ऐसे काट के हटा दो, इसका सूट सिस्टम अच्छा था तो सूट छोड़ दो, रूट काट के हटा दो, तो इसका रूट और इसका सूट मिलकर एक नया प्लांट बना देगा। क्लियर हुआ? तो ये 5-6 तरह का हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ्टिंग। यहाँ पे हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पोर्शन खत्म हो गया। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर एनिमल का बात करें तो यूजुअली 2 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। प्लांट में तो मैक्सिमम देखते हैं हम लोग कि एक ही पेरेंट प्लांट से रिप्रोडक्शन हो जाता है, डायोसिस प्लांट को छोड़ दे तो। लेकिन गैमिट उसमें भी 2 तरह का इन्वॉल्व होता है, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस बाय 2 पेरेंट्स यूजुअली। ये एनिमल के लिए है। इसमें गैमिट्स इन्वॉल्व होता है, 2 तरह का गैमिट, मेल एंड फीमेल गैमिट। और सबको पता है कि गैमिट फॉर्मेशन होगा तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर है तो मियोसिस होगा, अगर हैप्लॉयड है तो जाइगोट में मियोसिस होगा या स्पोर बनने के समय मियोसिस होगा। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, और जब मियोसिस होगा, गैमिट बन रहा है तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स एम्फीमेक्सिस, दैट इज मियोसिस प्लस फर्टिलाइजेशन, जिसके कारण से वेरिएशन आएगा। सबको पता है मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है तो इस कारण वेरिएशन आएगा। और 2 अलग अलग पेरेंट का अगर गैमिट फ्यूज कर रहा है तो इसका भी कैरेक्टर आएगा, इसका कैरेक्टर आएगा, इसलिए ऑफस्प्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इन सब के कारण से वेरिएशन होता है इसमें। और ऑफस्प्रिंग जो होता है, आपस में जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिबलिंग्स होगा सब, वो सब आइडेंटिकल नहीं होगा। हम लोग देख रहे थे ये सेक्सुअल में आइडेंटिकल हो रहा था जेनेटिकली, पेरेंट के भी आइडेंटिकल था, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे आपस में भी डिफरेंट होता है सब, और पेरेंट से भी वेरी करता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो पेरेंट और अपने सिबलिंग से आइडेंटिकल नहीं होता है, एक्सेप्शन को छोड़ के ट्विंस वगैरह में पढ़ोगे सब। अब हम लोग को पढ़ना है फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लांट हो या एनिमल हो, इसके लाइफ साइकिल को 3 फेज में डिवाइड करते हैं। पहला फेज है जुवेनाइल फेज या प्री रिप्रोडक्टिव फेज, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्लांट में वेजिटेटिव फेज। ये फेज ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते रहता है। प्री रिप्रोडक्टिव है, इसका मतलब इस फेज में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस फेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है, इसलिए लिखा है दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ग्रोथ। दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज, और इसको हम लोग मैच्योरेशन फेज बोलते हैं या मैच्योर्ड फेज बोलते हैं। इस फेज में लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है, और जब रिप्रोड्यूस कर सकता है तो सबसे पहले इस फेज के शुरुआत के फेज को ह्यूमन में हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। और इस फेज में गोनाइड्स का डेवलपमेंट होता है, तो लिखाए थे कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ गोनाइड्स। और इस फेज में क्या स्टार्ट हो जाता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कोई दिक्कत? और तीसरा फेज है सेनेसेंस फेज और ओल्ड एज का फेज,
इस फेज में प्लांट है या एनिमल है, डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। देखते हो ओल्ड एज में धीरे धीरे सारा ऑर्गन वीक होते जाता है और कोई वाइटल ऑर्गन अगर काम करना बंद कर दिया तो डेथ हो जाता है। प्लांट में भी देखते हो कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग के बाद से धीरे धीरे प्लांट जो एनुअल प्लांट होता है या बायनियल तुम वो देख पाते हो कि धीरे धीरे सूखने लगता है, फिर मर जाता है। तो यही 3 फेज था। एक चीज़ सबसे ज़रूरी है कि ये तीनों फेज का कन्वर्जन एक फेज से दूसरे फेज में जो होता है ये हार्मोन के मदद से होता है। यानी इसको एक लाइन लिख लेना है कि ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। याद रहेगा? गुड। नेक्स्ट, इस रिप्रोडक्टिव फेज से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक 1-2 नोट में लिखा दिए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सब 1-2 बार ये क्वेश्चन आया है इसलिए बता दे रहे हैं। सबसे पहले एक तुम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट 11th क्लास में पढ़े हो। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट के एकदम आइडेंटिकल दिखता है, जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो पेरेंट जैसा नहीं दिखता है। उसको हम लोग बोलते हैं लार्वा है। और लार्वा में एक प्रोसेस होता है, तब जाके वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है और फिर वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होगा। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। कोई दिक्कत? तो मेटामॉर्फोसिस होता है, इसका डेफिनेशन एक बार और सुन लो। कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। लार्वा देखे होगे सब बहुत सारे चीज़ का, कैटरपिलर लार्वा सुने हो ना, बटरफ्लाई का कहीं ना कहीं जरूर देखे होगे कैसे वो कन्वर्ट होता है, सब कहानी भी सुने होगे सब। तो नियोटेनी, इसमें क्या होता है, 2 डेफिनेशन बन सकता है। जैसे मान लो ये लार्वावल फॉर्म है और ये एडल्ट फॉर्म है, तो है लार्वल फॉर्म लेकिन इसमें डेवलप कर गया एडल्ट जैसा कैरेक्टर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नियोटेनी। यानी डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट कैरेक्टर इन लार्वल फॉर्म। ये इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। मान लो ये एडल्ट है और इसमें अभी तक लार्वा वाला कैरेक्टर है, बचा हुआ है, लार्वा वाला कैरेक्टर बचा हुआ है, तो बोल सकते हैं रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन एडल्ट 1। तो 2 तरह का डेफिनेशन लिखा है, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन एडल्ट 1 और दूसरा क्या बोला है, डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट कैरेक्टर इन लार्वल फॉर्म। डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट कैरेक्टर इन लार्वल फॉर्म। इससे रिलेटेड एक टर्म है पीडोजेनेसिस। ये है पीडोजेनेसिस। एक होता है पेडोजेनेसिस, जिसको इकोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को बोलते हैं। पीडोजेनेसिस में क्या होता है कि ये लार्वल स्टेज में ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, जबकि एडल्ट स्टेज में रिप्रोडक्शन होना चाहिए था। यानी रिप्रोडक्शन इन लार्वल स्टेज इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। और ये एक ही एक्सेप्शन है इसमें, एक्सोलोटल लार्वा ऑफ सैलेमेंडर। सैलेमेंडर पढ़े होगे सब, एम्फीबियंस में पढ़ाया गया है। पूंछ वाला एम्फीबिया, पूंछ वाला एक देखे होगे, चिपकली जैसा एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, तो उसके लार्वा का नाम है एक्सोलोटल लार्वा और ये पीडोजेनेसिस शो करता है। यानी इसके लार्वल स्टेज में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना इवेंट्स हो सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन जो सबसे क्रूशियल इवेंट होता है वो है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे इसको हम लोग 3 इवेंट्स में डिवाइड किए हैं, एक फर्टिलाइजेशन, एक इससे पहले और एक इसके बाद। तो इसको बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब 3 इवेंट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले का जो इवेंट है इसको हम लोग बोल रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये हो गया फर्टिलाइजेशन इवेंट, जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज किया तो। और इसके बाद से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और इसका डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंग में, इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कितने इवेंट में डिवाइड किए, 3 इवेंट में। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। देख लो, मान लो कि ये मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट दोनों डिप्लॉयड है, तो सबसे पहले मियोसिस कराना पड़ेगा गैमेट बनाने के लिए। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज किया, जाइगोट बनाया।
जाइगोट का से एम्ब्रियो बना, डिवीजन हुआ, माइटोसिस बार बार, फिर डेवलपमेंट हो गया, क्या बना दिया, ऑफस्प्रिंग। तो फर्टिलाइजेशन से पहले को प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट, इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट मेन आएगा, पहला गैमिट फॉर्मेशन और दूसरा ये दोनों गैमिट अलग अलग जगह बन रहा है, एक मेल है और एक फीमेल है, तो दोनों को एक पास लाना है, तो दूसरा इवेंट क्या हो गया, गैमिट ट्रांसफर। यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो क्रूशियल इवेंट है, पहला हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमिट और दूसरा हुआ ट्रांसफर ऑफ गैमिट। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट को क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेटोजेनेसिस। तो बच्चों हम लोग अभी पढ़ रहे थे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको 3 इवेंट्स में डिवाइड किए थे हम लोग, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीज आएगा, एक गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमिट ट्रांसफर। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। एक चीज हमेशा याद रखना है कि गैमेट चाहे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो, हमेशा हैप्लॉइड होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, स्टार लगा दिए। तो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो पेरेंट वो गैमेट बना रहा है वो हैप्लॉइड हो गया या डिप्लॉइड हो गया। हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। तो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, बट द पेरेंट विच प्रोड्यूसेस गैमेट मे बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म माइटोसिस द्वारा गैमेट बनाएगा और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मियोसिस द्वारा गैमेट बनाएगा जनरली। हायर प्लांट में ऐसा नहीं होता है। हायर प्लांट में गैमेट माइटोसिस द्वारा ही बनता है, इवन वो सब डिप्लॉइड होता है, क्योंकि उसमें मियोसिस जो होता है वो स्पोरिक मियोसिस होता है, तुम लोग पढ़े होगे। पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। फिर उसमें माइटोसिस होता है तो 2 सेल बनता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है तो 2 सेल बनता है, 2 मेल गैमेट। तो हैप्लॉइड से ही मेल गैमेट बना वहाँ पे, तो माइटोसिस से बनता है, याद रखना है। अब हम लोग पढ़ रहे थे गैमेट क्या है। गैमेट याद रखना है, गैमेट इज ए स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन गैमेट के थ्रू करता है। अब गैमेट 2 तरह का हो सकता है, होमोगैमेट या आइसोगैमेट, और दूसरा है एनाइसो और हेट्रोगैमेट। आइसोगैमेट में मेल और फीमेल गैमेट दोनों का दोनों मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, सिमिलर होगा। और एनाइसोगैमेट या हेट्रोगैमेट में मेल और फीमेल गैमेट दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होगा। आइसोगैमेट पाया जाता है क्लैडोफोरा में। एनाइसोगैमेट का बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम लोग का ह्यूमन भी एनाइसोगैमेट बनाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। जनरली ऐसा देखा जाता है कि मेल गैमेट स्मॉलर होता है, बहुत जगह मोटाइल होता है, और इसको स्पर्म या एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। और फीमेल गैमेट जो होता है वो लार्जर, जनरली इमोटाइल होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओभम या ओभा। ओभा प्लूरल है। तो ये हम लोग पहला पढ़ें गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट जो प्रोड्यूस होता है मेल और फीमेल, ये एनिमल्स में और प्लांट में एक ही बॉडी द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा कि अलग अलग बॉडी द्वारा, इसको लेकर हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे। सेक्सुअलिटी इन प्लांट एंड एनिमल्स, मोनोसियस डायोसियस क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट टर्म यूज सुने होंगे 11th में। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास इतना ही, थैंक यू।